नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्कूल किशोरपुरा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे समास, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 10 में 3 नंबर का टॉपिक है। इसमें समास और समास विग्रह करके समास का नाम लिखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो समास और समास विग्रह करना सीखने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि समास क्या है। तो सर्वप्रथम अपन अध्ययन करेंगे समास का परिचय, और समास के परिचय में अध्ययन करेंगे समास शब्द का शाब्दिक अर्थ। समास मीन्स क्या होता है? समास मीन्स होता है संक्षेप करना, संक्षेप करना या छोटा करना। संक्षेप करना या छोटा करना। नंबर 2 पे हम अध्ययन करेंगे समास शब्द की उत्पत्ति, मतलब समास शब्द बना कैसे, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो समास शब्द की उत्पत्ति भी है सम उपसर्ग अस धातु घय बनने से, अर्थात सम प्लस अस प्लस घय बराबर समास। अब नंबर 3 पे पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। समास कहते किसे? संस्कृत में इसकी छोटी सी परिभाषा है, सम सनम समास है। सम सनम समास, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। नंबर 4, समास के भेद। समास के भेद पद की प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। नंबर 2, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3, द्वंद्व समास, जिसमें उभय पद अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। नंबर 4, बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात न तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है और न ही इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका अन्य ही पद प्रधान होता है।
तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा द्वंद्व समास, जिसमें उभय पद अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात इसका न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसका अन्य ही पद प्रधान होता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर आज तक हमने समास के 6 भेद पढ़े हैं, वो 2 शेष समास के भेद हैं, वो कहां गए? प्रिय विद्यार्थियों, वो 2 समास तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। किस प्रकार से? देखिए, तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद, तो वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न हो, वह व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और तत्पुरुष समास में हमेशा दोनों पदों की विभक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, वो तो मुख्य रूप से तत्पुरुष समास हो गया। अब समानाधिकरण तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां समान हो, एक जैसी हो, वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और संस्कृत में एक सूत्र होता है, समानाधिकरण कर्मधारयों। समानाधिकरण कर्मधारयों, इस सूत्र से समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। तो आपके जो मन में 5वां भेद चल रहा है, कर्मधारय समास, वो तत्पुरुष समास का उपभेद है। अब 6वां द्विगु समास। द्विगु समास है वो कर्मधारय समास का उपभेद है। कैसे? कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अर्थात इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। और विशेषण के भेदों में एक संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, इनको संख्यावाची विशेषण कहते हैं। द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और उत्तर पद हमेशा संज्ञा होता है, इसलिए कर्मधारय समास का उपभेद हो गया द्विगु समास। द्विगु समास। प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से समास के ये 4 ही भेद होते हैं, लेकिन अपन कर्मधारय और द्विगु समास को भी पढ़ते हैं, जो तत्पुरुष समास के उपभेद माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अपन अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा और परिचय है। बार बार शब्द आ रहे हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व में
मीन्स होता है पहला। जो पहला और पद होता है, पद को कहते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। तो पहला शब्द पूर्व पद कहलाएगा। उत्तर दूसरा या बाद वाला पद शब्द, दूसरा शब्द या बाद वाला शब्द उत्तर पद कहलाएगा। एक इसमें आएगा समास और एक समास विग्रह। समास तो अपन ने पढ़ाई था कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। तो जो अपन जोड़कर के एक शब्द बनाते हैं वो तो होता है समास। और जब समास का अपन विग्रह करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, उसको समास विग्रह कहते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे समास के भेद। और समास के भेदों में पहला भेद पढ़ेंगे अपन अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा हो। वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों शब्दों को समझ लीजिए। अव्यय वे शब्दांश जो प्रत्येक विभक्ति पुरुष वचन लिंग में समान रहते हैं। वे शब्दांश जो प्रत्येक विभक्ति पुरुष लिंग और वचन में समान रहते हैं, अर्थात जिनके रूप नहीं बनते, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो अव्ययी भाव समास है उसमें पहला पद है वो अव्यय होगा और उत्तर पद संज्ञा। इसका समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। नपुंसक लिंग एक वचन। इस समास का जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन। ये इसकी पहचान हो गई, क्योंकि जब अपन समास या समास विग्रह करेंगे तो सबसे पहले उसकी दिए हुए उदाहरण की हमें पहचान करनी जरूरी है कि दिया हुआ समास है वो कौन से समास का उदाहरण है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा हो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और इसकी एक पहचान ये हुई, इसका समस्त पद है वो नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। अब इसका समास विग्रह है। समास विग्रह कैसे करेंगे? समास विग्रह करने के लिए समास विग्रह करने के लिए पूर्व पद को छोड़ देंगे। पूर्व पद जो अव्यय पद होगा उसको छोड़ देंगे और उत्तर पद में उचित विभक्ति का प्रयोग करके आगे अव्यय का अर्थ लिख देंगे। क्या बताया कि यदि समास विग्रह करना है तब अपन पूर्व पद को छोड़ देंगे और उत्तर पद में उचित विभक्ति का प्रयोग करके आगे अव्यय का अर्थ लिख देंगे, तो आपका समास विग्रह हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसका समास विग्रह करने के लिए पूर्व पद को छोड़ देंगे और उत्तर पद में उचित विभक्ति का प्रयोग करके आगे अव्यय का अर्थ लिख देंगे।
कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अव्यय, उनका अर्थ और उनके साथ में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति बता देता हूं। उप, जिसमें जिस षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और इसका अर्थ लिखा जाएगा समीपम। निर, इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और इसका अर्थ लिखा जाएगा अभाव है। सह या से, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और इसका अर्थ जाएगा संहिता। यथा, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, शब्द लिखा जाएगा अनति करने। अधि, इसके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अर्थ लिखा जाएगा इति। अनु, अनु के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके दो अर्थ होते हैं, पश्चात और योग्यम। प्रति, प्रति में उत्तर पद को दो बार लिखेंगे। उत्तर पद को जैसा है उसको दो बार लिख देंगे और इसका प्रति ही वापस लिखा जाएगा। क्या बताया? यदि पूर्व पद के स्थान पर उप अव्यय आएगा तो अपन उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके आगे समीपम शब्द लिख देंगे। आपका समास विग्रह हो जाएगा। निरअव्यय आएगा तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके आगे अभाव लिख देंगे, समास विग्रह हो जाएगा। सह या सह, कई बार है का लोप रहता है, आएगा तो उत्तर पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे और उसके आगे संहितम शब्द लिख देंगे। यथा आएगा तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके आगे अनति करने शब्द लिख देंगे। अधि उपसर्ग आएगा तो उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके आगे इति लिख देंगे। अनु उपसर्ग आएगा तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में पश्चात या योग्य। इसके दो अर्थ होते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि अपन अनु का अर्थ पश्चात लिखे या योग्यम। उसके लिए क्या बताया कि यदि अनु अव्यय के बाद में कोई योग्यता आ रही है, जैसे रूप है, वो एक इंसान की योग्यता होती है, तो अपन अनु का अर्थ योग्यम लिखेंगे, अन्यथा लिखेंगे पश्चात। क्या बताया? यदि अनु अव्यय के बाद में उत्तर पद के स्थान पर कोई योग्यता आ रही हो तो उसके स्थान उसका अर्थ अपन लिखेंगे योग्यम, अन्यथा लिखेंगे पश्चात। और प्रति यदि अव्यय आ रहा हो तो उत्तर पद जैसा दे रखा है उसको दो बार लिख देंगे और उसके आगे भी प्रति शब्द लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल, अनुरथम। अनुरथम, सबसे पहले एग्जाम्पल की पहचान करनी होती है। तो इसमें पहला पद अनु जो एक अव्यय है और उत्तर पद है रथम जो एक संज्ञा पद है। तो वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा हो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो ये समास आपका अव्ययी भाव समास को उदाहरण है। इसका समास विग्रह करने के लिए क्या बताया था कि पूर्व पद को छोड़ देंगे। तो इसमें पूर्व पद क्या है? अनु, इसको अपन ने छोड़ दिया। उत्तर पद क्या है? रथम, इसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करेंगे और अनु के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी का।
तो रथ शब्द में षष्ठी होती है, हो जाएगा रथ से, और उसके आगे अनु का अर्थ लिख देंगे। तो यहां पर रथ कोई योग्यता नहीं है, इसलिए अनु का अर्थ क्या लिख जाएगा, पश्चात, रथ से पश्चात समास की तरफ। अनुरूपम, तो रूपस्य, अब यहां पर रूप शब्द है वो एक योग्यता है, इसलिए अनु का अर्थ क्या लिखेंगे, योग्यम, रूपस्य योग्यम। यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसमें पूर्व पद यथा अव्यय है और उत्तर पद शक्ति संज्ञा है, तो अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। समास विग्रह करने के लिए पूर्व पद को छोड़ देंगे अर्थात यथा को छोड़ देंगे, उत्तर पद में उचित विभक्ति का प्रयोग करेंगे अर्थात यथा के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय का। तो शक्ति शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होगा शक्ति, और यथा का अर्थ होता है अनति करने, तो शक्ति अनति करने। यथा बलम क्या हो जाएगा, बलम अनति कर्मे इति। यथा योग्यम, तो योग्यम अनति कर्मे इति। प्रतिदिनम, प्रति अव्यय आ रहा है तो अपन उत्तर पद को दो बार लिखेंगे, जैसा लिखा वैसा का वैसा ही। दिनम, दिनम प्रति इति। प्रत्येकम, एकम, एकम प्रति इति। प्रतिवर्षम, वर्षम, वर्षम प्रति इति। अधिहरिम, अब देखिए पूर्व पद है वो अधि अव्यय आ रहा है, तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी का, तो हरऊ इति। और एग्जाम्पल देखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। अधिरामम, पूर्व पद अधि अव्यय आ रहा है, तो क्या करेंगे, अधि अव्यय को छोड़ देंगे, उत्तर पद में अधि के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो राम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक रूप रामे, और आगे लिख देंगे। आगे देखिए निर्जनम, इसमें पूर्व पद आ रहा है निर अव्यय और आगे जन संज्ञा पद, तो निर को छोड़ देंगे, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो जन लोग जो हमेशा बहुवचन में होता है, तो करेंगे जनानाम, निर का होता है अभाव है, जनानाम अभाव है इति। निर्बलम, तो बल से अभाव है, निर्गुणम, तो गुणानाम अभाव है। चक्रम, देखिए पूर्व पद से है तो उत्तर पद में क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो चक्रेण और स का देंगे सहितम, चक्रेण सहितम इति।
आगे तो ये था आपका अव्ययी भाव समास। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको समास का परिचय और अव्ययी भाव समास कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।